वंदे मातरम। बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। यूपी विधानसभा परिषद की 8 सीटों पर उम्मीदवारों की चर्चा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई और इसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री सुनील बंसल, कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। इसी बैठक में विधान परिषद की कुल 8 सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा की गई। इन 8 सीटों में से 2 पर उपचुनाव होना है, जबकि 6 सीटों पर प्रत्याशियों को मनोनीत किया जाएगा। यूपी में स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी चर्चा इस बात पर है कि पार्टी संगठन की कमान किसको सौंपी जा सकती है। स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद की जिम्मेदारी का निर्वाह बखूबी किया। वे बीजेपी के तीसरे ऐसे नेता हैं जो कि पार्टी संगठन में 3 साल अध्यक्ष पद पर काबिज रहे। निश्चित तौर पर नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को सफलता दिलाने का बड़ा दायित्व रहेगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 3 साल तक वो अपने पद पर रहे। यूपी में स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी संगठन में समन्वय और गतिशील बनाने का काफी श्रेय स्वतंत्र देव सिंह को जाता है। स्वतंत्र देव सिंह की काबिलियत को इस रूप में देखा जाता है कि वो अधिवेशन कार्यक्रम को सफल बनाने में दक्षता रखते हैं। इस काबिलियत से उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं का भरोसा जीता। एक समय वो पहलवानी का शौक रखते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने पहलवानी छोड़ दी। उनके बारे में जानना दिलचस्प है कि सियासत में आने पर उन्होंने अपना नाम बदला था। पहले उनका नाम कांग्रेस सिंह था। निश्चित पहले जिस आरएसएस और फिर बीजेपी के साथ चलकर वो सियासत में उतरना चाहते थे, कांग्रेस नाम उनके लिए अनुकूल नहीं था। वैसे 1986 में आरएसएस में शामिल होने से पहले वो पत्रकार के तौर पर कार्यरत थे। सियासत में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे। एक समय ऐसा भी उन्होंने देखा कि आगरा में बीजेपी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन के आयोजन की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। इसमें कई बड़े नेता भाग लेने वाले थे। कार्यक्रम में लाखों की भीड़ देखकर बड़े नेता प्रभावित हुए। उस समय स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। 2004 में वो विधान परिषद के सदस्य बने, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि वो 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी जमानत गंवा बैठे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी काबिलियत को भांपकर बीजेपी ने उन्हें एक खास मिशन पर लगाया। ये जिम्मेदारी थी बीजेपी के नेता और स्टार प्रचारकों की रैलियों को सफल बनाने की। स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। 2017 में बीजेपी के लिए यूपी में जीत हासिल कराने वाले नेताओं में योगी आदित्यनाथ के साथ साथ स्वतंत्र देव सिंह का नाम लिया गया। योगी आदित्यनाथ की सरकार में वो मंत्री बने। 2019 में बीजेपी ने उन्हें प्रदेश संगठन का नेतृत्व सौंपा। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में शानदार सफलता प्राप्त की। यूपी ने इसे योगी के नेतृत्व का करिश्मा माना। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर लगी। साथ ही बीजेपी संगठन ने भी हर पक्ष पर पार्टी को सुदृढ़ बनाया, बूथ लेवल पर पार्टी को सक्षम बनाया। इसके बाद स्वतंत्र देव योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। स्वतंत्र देव का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। वो बीजेपी के उन नेताओं में हैं जिन्होंने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया। सियासी हलकों में माना जाता रहा है कि इसी हफ्ते प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। निश्चित तौर पर नए अध्यक्ष के लिए सबसे बड़ी कसौटी अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल कराना है। नए अध्यक्ष के लिए कई नाम पर कयास चल रहे हैं। सरकार और संगठन के बीच कई नामों पर मंथन हुआ। कई नाम केंद्रीय नेतृत्व को भेजे गए। आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को ही करना है, लेकिन इसमें प्रदेश नेतृत्व और संगठन की राय मशवरे का अपना महत्व होगा। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10।
लखनऊ शहर के सौंदर्यीकरण को गति प्रदान करने का निर्देश आलाधिकारियों ने दिया है। विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर रोशन जैकब, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने ये कहा कि सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कराया जाना आवश्यक है। अधिकारी टीले वाली गली के सामने चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिस दौरान अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा में बड़ा एक्शन लिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर रासुका यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। कानपुर जिलाधिकारी विशाख जी और सीपी विजय सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं इस कड़ी में फंडिंग में आरोपियों पर वसी, मुख्तार, अकील और शफीक पर एक्शन लेते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो जो बीते दिनों हिंसा हुई थी, कानपुर हिंसा, उसके मास्टरमाइंड और उसके मुख्य आरोपी पर अब रासुका यानी एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। फंडिंग में आरोपियों पर ये गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है। 3 जून को हिंसा हुई थी, कानपुर हिंसा, और उसमें ये बड़ा एक्शन लिया गया। मुख्य आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है। हयात जफर हाशमी पर रासुका की कार्रवाई की गई है। तो कानपुर में 3 जून को हिंसा हुई थी, जहां अलग अलग हमने देखा था कि जुम्मे की नमाज के बाद किस तरीके से उपद्रव जो था वो फैला था और उसके बाद हिंसा भड़की। तस्वीरें भी आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब गाड़ियों में, वाहनों में तोड़फोड़ की गई और कुछ युवक इसमें तोड़फोड़ करते हुए भी नजर आ रही हैं। कुछ असामाजिक तत्व और कुछ उपद्रव करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर अब रासुका एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। दिनांक 3 जून को जो कानपुर के अंदर घटना घटित हुई थी और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का जो प्रयास हुआ था, उसमें पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए करीब 60 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसी क्रम में जो मुख्य अभियुक्त थे, जिन्होंने की इसमें फंडिंग की और लोगों को इकट्ठा किया और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें जो मुख्य लोग हैं जिन खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, वो है हाजी मोहम्मद वसीम खां, मुख्तार अहमद उर्फ बाबा बिरयानी, अकील खिचड़ी, शफीक, इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। और उस पर अब बड़ा एक्शन लिया गया है। हालांकि तब भी असामाजिक तत्वों पर, उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लिया गया था, लेकिन अब हिंसा के मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर रासुका यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त संदेश है अपने अधिकारियों को, पुलिस की टीम को और पुलिस आला अधिकारियों को कि जो भी उपद्रव करता है उस पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। और यही कुछ देखने को मिला। पुलिस रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने भी पूरा संज्ञान लिया। फंडिंग के आरोप में गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है, एनएसए लगाया गया, रासुका लगाई गई, और यानी कि सख्त संदेश है उन उपद्रवियों पर और उन असामाजिक तत्वों को लेकर कि जो भी अगर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उन पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। प्रदेश में मंकी पॉक्स की आशंका को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर दिख रही है, जिसे लेकर योगी सरकार ने कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में 10 बेड आरक्षित भी कर लिए हैं। इसी फहरिस्त में झांसी में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है, जिसके चलते लोगों को सुरक्षा और बचाव के तरीके भी बताए जा रहे हैं, जिनसे वे अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मंकी पॉक्स एक स्मॉल पॉक्स की जैसी बीमारी है, जिसमें
इरप्शंस आ जाते हैं। हालांकि वो उतनी फैलने में और जो उसकी दाग पड़ने में और अन्य जो चीज़ें उससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो हमारे पास ऐसे सभी बीमारियां जिनमें जो कंटेजियस हैं, जो फैल सकती हैं, उसके लिए हम लोगों ने 10 बेड आरक्षित कर रखे हैं और जैसे मरीज आएंगे उस हिसाब से उसकी पूरी तैयारी है। और वहीं यूपी के बस्ती जिले में नेटवर्क 10 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल एक दिन पहले ही नेटवर्क 10 द्वारा प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन नींद से जागा है। स्वास्थ्य विभाग के लापरवाह लोगों के खिलाफ सीएमओ ने एक्शन ले लिया है। दरअसल आपको ये बताते चले कि एक दिन पहले ही कप्तानगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला को ठेले पर ले जाने की तस्वीरें सामने आई थी। इतना ही नहीं बल्कि हद तो तब पार हो गई जब प्रसूता ने ठेले पर ही बच्चे को जन्म दे दिया था, जिसके बाद नेटवर्क 10 ने एक के बाद एक जिम्मेदार स्वास्थ्य अफसरों से सवाल पूछने शुरू कर दिए। साथ ही साथ लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन को लेकर भी सवाल पूछे गए। नेटवर्क 10 पर खबर चलने के बाद विभाग के हाथ पांव फूल गए। नेटवर्क 10 की खबर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने उस खबर पर संज्ञान लिया और सीएमओ प्रभारी जय सिंह को जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया। इसके बाद सीएमओ ने एम्बुलेंस मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण भी मांग लिया है। घटना पर सीएमओ प्रभारी ने ये कहा है कि एम्बुलेंस चालक की लापरवाही है, वह बार बार फोन करने के बावजूद भी मौके पर नहीं पहुंचा। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे किन लोगों पर एक्शन लिया जाता है। जो हमारे पास न्यूज आई थी, जो वीडियो वायरल होता है उस विषय में, वो सीमा नाम की महिला थी, उसके हस्बैंड का नाम भूपति है, 25 साल की थी वो, और उसने आईडी भी लिया उससे 102 से एम्बुलेंस से, लेकिन आईडी लेने के बाद भी वो एम्बुलेंस नहीं जा पाई। तो कारण हमने पूछा तो कहा हमारे पास डीजल नहीं। फिर क्या हुआ कि खैर गर्भवती महिला आ गई, हमारे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी अच्छा हुआ, होके डिस्चार्ज भी हो गई है और बहुत बढ़िया जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित है। कार्ड हमारे ही काटा गया। यूपी सरकार का खौफ प्रदेश में देखने को मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा भी जिला है जहां पर दबंग शायद खुद को सरकार से ऊपर मान रहे हैं, तभी तो सरकारी सेंटर पर कब्जा किया हुआ है। सेंटर में कहीं चारपाई तो कहीं पर पशुओं के लिए भूसा रखकर नियम और कानूनों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रही हैं। दरअसल आपको ये बताएं कि मनियर ब्लॉक के पूरब पटखौली में ग्रामीण महिलाओं और बच्चों की समस्या समाधान के लिए सरकार ने एएनएम सेंटर खोला था, जहां से आशा बहुओं को गांव की सेहत सुधार कार्यक्रम का संचालन करना होता था। लेकिन दबंगों ने पूरे सेंटर पर ऐसा कब्जा किया है कि यहाँ पर कोई कर्मचारी नजर आता है और ना ही कोई योजना नजर आ रही है। हालांकि इसके बावजूद भी सीएमओ अपने विभाग के कामों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसकी जांच करके जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर ये कई वर्षों से भूसा रखा हुआ है, तो वो उसके कैसे जा करके देख करके यदि जो स्थिति है उसकी यदि इस प्रकार की स्थिति है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी व्यवस्था सही की जाएगी। जब एनएम सेंटर पर भूसा रखा गया तो ये कार्य कहाँ हो रहा है सर? यही मैं बता रहा हूँ ना कि अब जा करके उसको सही किया जाएगा। ये स्थिति अच्छी नहीं है, इसकी जाँच करके जो है तुरंत कार्रवाई करेंगे। सर ये कई वर्षों से भूसा रखा हुआ है, तो उसके कैसे जा करके देख करके यदि जो स्थिति है उसकी यदि इस प्रकार की स्थिति है तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसकी व्यवस्था सही की जाएगी। जब एनएम सेंटर पर भूसा रखा गया तो ये कार्य कहाँ हो रहा है सर? यही मैं बता रहा हूँ ना कि अब जा करके उसको सही किया जाएगा।
और वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर सर्राफा व्यापारियों की गाड़ी कमाई चांदी और सोना लेकर फरार अभियुक्त को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से 116 किलो चांदी, सोना 425 ग्राम और 1,04,000 रुपए नकदी और 2 कार बरामद कर ली हैं। आपको ये बताएं कि पकड़े गए अभियुक्त पर व्यापारी ने 5 मुकदमे दर्ज कराए थे, जिसके बाद चौकी पुलिस और सर्विलांस टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर डीके ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया। जो चौक में जो बरामदगी हुई है और हमारे डीसीपी साहब, डीसीपी पश्चिमी के नेतृत्व में टीम ने जो कार्य किया है वो बहुत ही अभूतपूर्व सफलता है, उल्लेखनीय उपलब्धि है। खासकर इन्होंने जो जेवर की बरामदगी की है, चांदी और सोने की, उसका मूल्य करीब 1 करोड़ रुपये है। और ये 1 करोड़ रुपये मूल्य की बरामदगी की बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये है कि चौक एरिया में जो सर्राफे का सबसे ज़्यादा काम होता है और सर्राफा व्यापारियों के साथ जो धोखाधड़ी कार्रवाई हुई थी, उसको हमारी टीम ने झांसी, दतिया, गुड़गांव सब जगह संपर्क करके शीघ्रातिशीघ्र खुलासा किया। यूपी के अंबेडकर नगर जिले में कुछ दिनों पहले हुए बहुचर्चित संदीप यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पर हत्यारा और कोई नहीं, मृतक का भाई ही निकला। दरअसल दोनों भाइयों का एक ही लड़की के साथ संबंध था, साथ ही पैसों के लालच भी था, जिसके चलते एक भाई ने अपने भाई को मौत के घाट उतारने की साजिश रची। और इतना ही नहीं बल्कि हत्यारे भाई ने इसके आरोप में अपने 2 दुश्मनों को फंसाने की साजिश भी रची हुई थी। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रकरण था 18/19 जुलाई की रात का, जब एक लड़के का गला काट के हत्या किया हुआ शव बरामद हुआ था संदीप का। उसके बाद से उसके भाई द्वारा एक FIR लिखवाई गई, जिसमें कुछ लोगों को नामजद किया गया और ये कहा गया और इस बात की पैरवी की गई कि इन्हीं लोगों ने हत्या करके इसका शव फेंक दिया है। इस मामले में वैज्ञानिक विधि से जब विवेचना की गई, इलेक्ट्रॉनिक और वैज्ञानिक विधि से, तो इसमें मुलजिम पकड़े गए 3, जिसमें खुद जो वादी इसका भाई है उसी ने ये हत्या करवाई थी। और वहीं यूपी के अमेठी जिले में पुलिस को एक बड़ा खुलासा करते हुए 7 चोरियों का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस ने 12 अवैध तमंचे और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। देखिए, ये जैसा कि आप लोग देख रहे थे, पिछले 2 माह से अमेठी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं लगातार हो रही थी। इसको देखते हुए CO अमेठी के नेतृत्व में ये इंस्पेक्टर अमेठी और उनकी टीम ने लग के बहुत ही मेहनत से ये काम किया है और इसमें कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 7 चोरियों का खुलासा हुआ है। अयोध्या शहर के फोर्ब्स इंटरमीडिएट कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष इकबाल खान ने विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका की अवैध नियुक्ति में शिक्षा निदेशक की तरफ से जारी आदेश के अनुपालन को लेकर विद्यालय के प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की मांग की है, जिसके लिए उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक को शिकायती पत्र भी भेजा है। और पत्र में इकबाल खान ने ये बताया है कि उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक से मांग की है कि फोर्ब्स इंटर कॉलेज के विरुद्ध 16D की कार्रवाई आरंभ कर दोषी प्रबंध समिति को अतिक्रमित किए जाने की स्तुति संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रेषित की, जिससे कि विद्यालय पर प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति कराकर अग्रिम कार्यवाही संपादित कराई जा सके। और चलिए फिलहाल मेरे साथ पूर्वांचल लाइव में बस इतना ही है, लेकिन आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।